सौरभ आर्मी में ऑफिसर था। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले सौरभ की पोस्टिंग राजस्थान में थी। घर से ज्यादा दिन दूर रहने के कारण सौरभ बोर हो जाता था। यार दीपक, जिंदगी बड़ी बोरिंग हो गई है। घर से दूर इस रेगिस्तान में पड़े रहना बड़ा ही अकेलापन महसूस होता है। अगर ऐसा है तो कोई लड़की ढूंढ ले। यार ढूंढ तो रहा हूं, पर कोई अच्छी लड़की मिल नहीं रही। एक दिन सौरभ के मोबाइल पर एक लड़की का मैसेज आया। हाय, मेरा नाम सोफिया है। मैं पाकिस्तान के हैदराबाद में रहती हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? मैंने तुम्हारा नंबर फेसबुक से लिया है। मैं राजस्थान घूमना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे घुमा सकते हो? सौरभ ने सोफिया की प्रोफाइल पर उसके फोटोज देखे तो उसे सोफिया पसंद आ गई। सौरभ ने सोफिया से फोन पर बात की। राजस्थान आ जाओ, मैं तुम्हें राजस्थान घुमा दूंगा। पूरा राजस्थान मेरा देखा हुआ है। सोफिया राजस्थान आ गई। सौरभ और सोफिया दिन भर बातें करते रहे। तुम पाकिस्तान में क्या काम करती हो? मैं वहाँ हॉस्पिटल में नर्स हूँ। रात में सौरभ और सोफिया कई होटलों में गए, लेकिन किसी भी होटल ने उन्हें रूम नहीं दिया क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थे। अब तो एक ही तरीका बचा है कि हम दोनों अलग अलग कमरा ले लें। नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही ठहरना है। होटल में रूम नहीं मिलता तो हम कहीं और ठहर जाते हैं। तभी उन्हें एक खंडहर दिखाई दिया। उन दोनों ने वहीं रात बिताने का फैसला किया। सोफिया जमीन पर बैठ गई और सौरभ उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। आकाश में बादल छा गए और ठंडी हवा बहने लगी। सौरभ को नींद आ गई। कुछ देर बाद पानी की बौछार से सौरभ की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक भयानक चुड़ैल की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ है। सो जा सोना बाबू, सो जा। सौरभ वहां से उठकर भागा। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि सोफिया बारिश में नहा रही है। सोफिया, तुम यहाँ हो? हाँ, तुम भी आ जाओ और बारिश में नहा लो। मैंने एक चुड़ैल को देखा। सोफिया जोर से हंसने लगी। तुम पागल हो गए हो। सोफिया ने सौरभ के पास आकर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सोफिया ने राजस्थान में किराए पर एक रूम ले लिया और कुछ दिनों के लिए वो वहीं रुक गई। सौरभ अक्सर उससे मिलने जाने लगा। एक दिन सोफिया ने सौरभ से पूछा, अपनी जॉब से रिलेटेड कोई भी बात मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं? नाराज मत हो सोफिया, मैं तुम्हें बताता हूं। अब सौरभ जब भी सोफिया से मिलने जाता, सोफिया बातों ही बातों में मिलिट्री में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करती। एक दिन सौरभ जब सोफिया के रूम पर पहुंचा तो सोफिया ने उसके लिए ड्रिंक बनाई। क्या बात है, आज तो तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है। ये बताओ जानू, प्रोजेक्ट पी क्या है? मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। डिपार्टमेंट ने सख्त मना किया है कि इस बारे में अपने परिवार से भी डिस्कस नहीं करना है। प्रेमिका परिवार से बढ़कर होती है। तुम समझने की कोशिश करो, मैं कुछ नहीं बता सकता। सोफिया को अचानक गुस्सा आ गया और सोफिया एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और उसने सौरभ को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। बोल, प्रोजेक्ट पी क्या है, वरना जमीन पर आने से पहले ये तू दम तोड़ देगा। सौरभ अपने साथ एक छोटी सी हनुमान की मूर्ति रखता था। सौरभ ने मूर्ति चुड़ैल के सामने कर दी। चुड़ैल गायब हो गई। सौरभ कैंप में पहुंचा। उसका दोस्त दीपक उसका इंतजार कर रहा था। तुम कहां थे सौरभ? पूरे डिपार्टमेंट में हल्ला मचा हुआ है। क्या हो गया? हमारी सारी इंफॉर्मेशन कोई पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। सौरभ को जोर का धक्का लगा। दीपक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सौरभ ने सोफिया के बारे में दीपक को सब कुछ बताया। यार, लड़कियां हनी ट्रैप में फंसाती हैं, ये तो मैंने सुना था, लेकिन चुड़ैलें भी अब हनी ट्रैप में फंसाने लगी, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। दीपक और सौरभ उस सरकारी डिपार्टमेंट में गए जो वीजा जारी करता है। वहां उन्हें बताया गया कि सरकार के पास सोफिया नाम की किसी लड़की की कोई जानकारी नहीं है। लगता है वो भूतनी ही थी जिसने तुम्हें हनी ट्रैप में फंसाया। आगे से हमें सावधान रहना होगा।
दीपक के चाचा रामानुज प्रसाद एक वैज्ञानिक थे। वो बेंगलुरु में स्पेस सैटेलाइट्स के पार्ट्स बनाने वाली एक फर्म में काम करते थे। एक बार वो श्रीलंका में वैज्ञानिकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए। 5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। खाली समय में रामानुज नेकुम्बो बीच पर टहलने चले जाते थे। एक दिन बीच पर उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। क्या आप मुझे कुछ कैश दे सकते हैं? मैं अपना एटीएम कार्ड लाना भूल गई हूँ। मैं आपको पैसे मोबाइल से ट्रांसफर कर दूंगी। तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मुझे 2000 कैश दे दीजिए। रामानुज ने लड़की को कैश दिया। लड़की ने थैंक यू कहा और चली गई। रात में जब रामानुज सोने जा रहे थे तो फोन पर लड़की का मैसेज आया। अगर आज आपने मेरी हेल्प ना की होती तो मुझे बहुत लंबा पैदल चलना पड़ता। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। रामानुज बातचीत खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन लड़की मैसेज करती ही गई। क्या कल आप बीच पर आएंगे? हाँ, मैं कल भी आऊंगा। आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम्हारा नाम सोफिया है। उस दिन तुमने पैसे ट्रांसफर किए थे तो मैंने नाम देखा था। आप काफी इंटेलिजेंट हैं। खैर, साइंटिस्ट हैं तो इंटेलिजेंट तो होंगे ही। क्या आप मेरे साथ मेरे होटल चलेंगे? मेरी एज तुमसे काफी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता हमारे बीच कुछ भी हो सकता है। प्यार में उम्र बाधा नहीं होती। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने उम्र का फासला बहुत ज्यादा होते हुए भी शादी की और एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। सोफिया के मनाने पर रामानुज उसके साथ उसके रूम पर चले गए। बहुत गर्मी हो रही है, चलिए नहा लेते हैं। इस होटल में बाथटब बहुत बड़ा है। सोफिया ने बाथरूम में अंधेरा कर दिया। दोनों लोग बाथटब में आमने सामने बैठ गए। कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करने के बाद सोफिया ने कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया है। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है? मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वैज्ञानिकों की अक्सर जासूसी कराई जाती है, इसीलिए मुझे काफी सावधान रहना पड़ता है। मुझे तुम्हारी सरकार की परमाणु नीतियों के बारे में सब कुछ साफ साफ जानना है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं अपनी नस काट लूंगी और तुम फंस जाओगे। रामानुज घबरा गए। पागलपन मत करो सोफिया। परमाणु नीति के बारे में बताओ। मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकता। सोफिया ने अपनी नस काट ली। रामानुज ने बाथरूम से बाहर निकलना चाहा, लेकिन बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया। देखते ही देखते बाथटब का सारा पानी खून जैसा लाल हो गया। बाथटब के लाल पानी से एक भयानक भूतनी बाहर निकली। तू यहाँ तो आ गया है, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि तूने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। भूतनी ने रामानुज को झपटा मारकर पकड़ा और खींचकर बाथटब में खूनी पानी में ले गई। पुलिस रामानुज के पास पहुंची। पुलिस को बाथटब में रामानुज के शरीर के टुकड़े मिले। दिल्ली में राकेश प्रजापति नाम का एक युवा सांसद रहता था। उसने भी ये खबर पढ़ी। राकेश थोड़ा घबराया क्योंकि उसे लड़कियां बहुत पसंद थी और वो नई नई लड़कियों से दोस्ती करता रहता था। राकेश को रात में घूमना पसंद था। एक रात 2 बजे के आसपास वो अपनी कार से शिवा रोड से गुजर रहा था कि तभी एक लड़की ने उनसे लिफ्ट मांगी। राकेश का मनचला मन लड़की की खूबसूरती पर फिदा हो गया। आपको कहाँ जाना है? क्या आप मुझे हौज खास तक छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं, बैठो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोफिया है। मैं मैक्स हॉस्पिटल में नर्स हूँ। राकेश को न्यूज़पेपर की खबर याद आई। उसके पसीने छूटने लगे। उसके बराबर में एक सुंदर लड़की बैठी थी, लेकिन फ्रंट मिरर में उसे दिख रहा था कि उसके बगल में चुड़ैल बैठी हुई है। ये मेरा नंबर है। मैं अक्सर कनॉट प्लेस जाती हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो फोन कीजिएगा। राकेश ने लड़की को हौज खास तक छोड़ा और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर रवि को सारी बात बता दी। ये मामला भूतिया ट्रैप का है, हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। इंस्पेक्टर अपनी जान पहचान के एक तांत्रिक को बुलाकर लाया। उन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन राकेश सोफिया से मिलने आया। दोनों एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने लगे और दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई। एक रात सोफिया ने राकेश से कहा, तुमने यमुना के पास वाला जंगल देखा है?
नहीं, मैंने नहीं देखा। चलो आज मैं तुम्हें वहाँ घुमा कर लाती हूँ। सूफिया राकेश को जंगल में ले गई। कुछ प्यार भरी बातें करने के बाद वो बोली, तुम सांसद हो, तुम जानते हो भारत और अमेरिका के बीच पाकिस्तान को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ मत बोलो, तुम्हारी केंद्र के मंत्रियों से जान पहचान है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें विदेश नीति की भनक ना हो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। सोफिया की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सोफिया हवा में उड़ी और एक पेड़ की डाली पर जा बैठी। उसने राकेश के मुंह पर एक काला कपड़ा फेंक दिया। राकेश ने जब कपड़ा हटाया तो उसने देखा पेड़ पर एक भूतनी बैठी है जिसके हाथ में फांसी का फंदा है। तूने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अब मैं तुझे फांसी पर लटकाऊंगी। भूतनी ने राकेश के सिर में फांसी का फंदा फेंका और टहनी से कूदकर राकेश को फांसी लगा दी। राकेश छटपटाने लगा। तभी इंस्पेक्टर और तांत्रिक वहां पहुंच गए। तांत्रिक ने चुड़ैल के मुंह पर भस्म मारी। दोनों ने चुड़ैल को जलाकर मार दिया। बाद में रिसर्च करने पर पता चला कि 20 साल पहले एक पाकिस्तानी लड़की जासूसी करने भारत आई थी। उसने कई जवानों और वैज्ञानिकों को अपने जाल में फंसाया। जब सरकार को इस बारे में पता लगा तो सरकार ने उस लड़की को फांसी दे दी। उसी लड़की की आत्मा चुड़ैल बनकर लोगों को हनी ट्रैप में फंसा रही थी। ये बात है 1995 की। गोरखपुर शहर के सिटी हॉस्पिटल में सुनीता नाम की एक नर्स काम करती थी। एक रात वो हॉस्पिटल में होती है और उसकी नाइट ड्यूटी लग जाती है। वे अपने पति हेमंत को फोन करती है। हेमंत, आज मेरी नाइट ड्यूटी लगी है, मैं आज हॉस्पिटल में ही रहूंगी। खाना खा लेना और आराम से सो जाना। ठीक है सुनीता, तुम भी अपना ख्याल रखना। सुनीता फोन रखती है और देखती है कि एक इमरजेंसी केस आया है और मरीज की हालत बहुत ही खराब है। डॉक्टर महेश उस पेशेंट को आईसीयू में ले जाते हैं। सुनीता भी उनके साथ जाती है। पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है सुनीता, हम बचा नहीं पाएंगे। महेश कोशिश करते हैं लेकिन उस पेशेंट को बचा नहीं पाते। इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो सुनीता। जी डॉक्टर। महेश और सुनीता आईसीयू से चले जाते हैं। आत्मा लाश को देखकर हंस रही होती है। मृत के पिता गुस्से में महेश के केबिन में आते हैं। आप लोग हॉस्पिटल के नाम पर ऐसा अपराध कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? अरे अरे, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारे बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ और आप लोगों ने कहा कि आप उसे बचा नहीं पाए, लेकिन सच तो ये है कि आप लोगों ने ही मेरे बेटे को मारा है, उसकी दोनों किडनी निकालने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? महेश और सुनीता लाश के पास आते हैं और देखते हैं कि दोनों किडनी निकली हुई हैं। महेश बुरी तरह से डर जाता है। मैं इस हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। आत्मा उन्हें देखकर हंस रही है। अब इस हॉस्पिटल की शुरू होगी बर्बादी। हॉस्पिटल में किडनी चुराने के केसेस बढ़ने लगते हैं। इन घटनाओं के कारण हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा होता है। अखबारों में खबरें छप रही होती हैं। एक रात महेश अपने कैबिन में बैठा है, तभी वहाँ सुनीता आती है। क्या हुआ डॉक्टर, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। वो वापस आ गई है सुनीता, कामनी ही है, वो मैं जानता हूँ, उसी ने किया है ये सब। कामिनी कौन? तुमने 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है ना। तुमसे पहले मुझे कामिनी असिस्ट करती थी। वो एक होशियार नर्स थी, लेकिन वो एक मोहित नाम के लड़के से प्यार करती थी जिसका हॉस्पिटल में बहुत आना जाना था। मोहित ने प्लान बनाया कि क्यों ना वो किडनी की तस्करी करे। प्यार में कामिनी सही गलत भी भूल गई और मोहित के कहने पर किडनी की तस्करी करने लगी। एक दिन उसका ये सच सामने आ गया। मोहित और उसकी सारी गैंग को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कामिनी किसी तरह से भाग गई और सुनने में आया कि उसने आत्महत्या कर ली। महेश सुनीता को कामिनी के बारे में बता ही रहा होता है कि कामिनी उसके सामने आ जाती है। क्यों डॉक्टर,
मेरे बारे में बता रहे थे इसे, हाँ? महेश और सुनीता डर जाते हैं। तुम सबकी वजह से मुझसे मेरा प्यार छीन गया। मैं इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती है। तुमने किडनी बेचने का अपराध किया, जिसकी सजा तुम्हें मिली। कामिनी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो महेश को जोर से चांटा मारती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। देर रात हॉस्पिटल में एक मरीज आता है जिसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो मरीज डॉक्टर महेश के कैबिन में आता है। इस हॉस्पिटल का इतना नाम खराब है, लेकिन क्या करूं, पेट दर्द हो रहा है और यही हॉस्पिटल घर के पास है। जल्दी से दवाई लेकर निकल जाता हूं यहाँ से। डॉक्टर, पेट में बहुत दर्द है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। मरीज देखता है कि सुनीता डॉक्टर के सिर पे दवाई लगा रही है। अरे ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब को? वो गलती से पैर फिसल गया डॉक्टर का। आइए मैं आपका चेकअप कर देती हूँ। किडनी निकालने का वक्त आ गया है। आज एक जिंदा आदमी की किडनी निकालूंगी तो यह हॉस्पिटल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सुनीता मरीज का चेकअप कर रही होती है, तभी वो आत्मा वहाँ आ जाती है। तुम हट जाओ सुनीता, मैं भी एक नर्स हूँ, इसे मैं देखती हूँ। मरीज बुरी तरह से कांप जाता है। सुनीता मरीज के आगे खड़ी हो जाती है। नहीं, मैं इस हॉस्पिटल की और बदनामी नहीं होने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? कामिनी सुनीता को पकड़कर धक्का दे देती है। आत्मा मरीज के पास आती है और अपनी नाखूनों को लंबा करती है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और उस आत्मा को त्रिशूल मारते हैं। वो आत्मा गायब हो जाती है। आप ठीक हो ना डॉक्टर? आज जो भी यहाँ हुआ उससे यही साबित हुआ है, इस हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ वो उस आत्मा की वजह से हुआ है। मैं मीडिया को जाकर ये बात बताऊंगा। वे मीडिया के सामने जाकर स्टेटमेंट देता है और फिर से सिटी हॉस्पिटल का नाम हो जाता है। कामिनी की आत्मा का मकसद पूरा नहीं हो पाता और वो भस्म हो जाती है। ये बात है 1975 की। रंजन शहर में नौकरी करता था। उसके माता पिता नीलमपुर गांव में रहते थे। उसकी कुछ ही दिनों पहले प्रिया नाम की लड़की से शादी हो जाती है और वे शहर चला आता है। एक दिन वो देर रात अपने ऑफिस से रूम पर लौट रहा था। आज तो बड़ा ही लेट हो गया। जब घर में प्रिया आ जाएगी तो ये सब देर रात तक पार्टी करना भी बंद हो जाएगा। थोड़ी ही दूर से अंधेरी रात में उसे एक साया देख रहा होता है। रंजन और तेज चलने लगता है। कुछ दूर चलने पर एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? उस बिल्ली की आंखें चमकने लगती हैं और वो रंजन का पीछा करने लगती है। रंजन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, बिल्ली गायब हो जाती है। अरे अभी तो यही थी, पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। रंजन जैसे ही आगे मुड़ता है, बिल्ली एक बहुत ही खूबसूरत महिला का भेष धारण कर लेती है। रंजन उसकी खूबसूरती देखता ही रह जाता है। कौन है आप? इतनी सुनसान रात में अकेले इस तरह यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम माया है। मैं इस शहर में नई हूँ। आप मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। कितनी सुंदर है ये। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। माया अपनी खूबसूरती से रंजन का मन जीत लेती है। वो उससे कहता है, क्या मदद चाहिए आपको? अगर मुझे रहने के लिए जगह मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होती आपकी। अरे हाँ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो मेरा फर्ज है। आप चलिए, आपको मैं सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। धन्यवाद। आपकी पत्नी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। माया को रंजन उसके घर ले चलता है। रंजन की नजर माया से हट ही नहीं रही होती है।
वो बात शुरू करता है। तो आप इस शहर में किस कारण से आई हैं? मैं हरिपुर गांव में रहती थी। आज से 1 साल पहले मुझे एक लड़के से प्यार हुआ जिसका नाम था रोहन। वो इसी शहर का है। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करने जरूर आएगा, लेकिन वो नहीं आया और मैं इंतजार करती ही रह गई। कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा था। उसने किसी और के साथ शादी कर भी ली थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस शहर में उसे ढूंढने आ गई। मुझे ये जानकर बेहद दुख हुआ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों घर आ जाते हैं। रंजन दरवाजा बंद करता है और माया को देखता है। वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। आप सच में बहुत खूबसूरत है माया जी। लेकिन आप कितने बड़े झूठे हैं रंजन जी। ये आप क्या कह रही हैं माया? आपने झूठ बोला कि आप शादीशुदा नहीं हो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। रोहन ने मुझे धोखा दिया तो जानते हो मैंने क्या किया? आत्महत्या। और फिर उसे मैंने मार डाला और मैं हर उस मर्द को मार डालूंगी जो धोखा देता है। रंजन ये सुनकर घबरा जाता है। कौन हो तुम? निकलो मेरे घर से। माया पीछे देखती है और उसका खूबसूरत चेहरा एक भयानक रूप ले लेता है। उसकी आंखें लाल हैं, दांत नुकीले हैं, बाल बिखरे हुए हैं। वे गुस्से से रंजन को देख रही है। रंजन उसे देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन माया दरवाजे पर अपनी आंखों से करंट की लहर बना देती है और रंजन जैसे ही दरवाजा छूता है उसे तेज झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। कहाँ भागेगा धोखेबाज, मुझसे बचकर। मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे अपने घर लाया था ना, अब मेरा कहर देख। कमरे का माहौल पूरा बदल जाता है। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। रंजन बुरी तरह से घबरा जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे जाने दो। मैं तेरे जैसों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। तुझे तो मरना ही होगा। माया रंजन की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गाड़ देती है और रंजन दर्द से तड़पने लगता है और लहूलुहान हो